हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम ऑलमोस्ट क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और डैट इज़ सॉलिड स्टेट। क्लियर? अब ये आप बोलोगे सर सॉलिड स्टेट तो था ही नहीं लास्ट ईयर सिलेबस में 12th में, फिर आपने कैसे इसको ऐड कर दिया? सो आपके ऑलमोस्ट करंट जो आपका सीबीएसई ने सिलेबस लॉन्च किया हुआ है तो उसमें सॉलिड स्टेट ऐड कर दिया गया। हालांकि जो 2018-19 का सेशन था, डैट मीन्स जस्ट इससे 1 ईयर पहले। क्लियर? ये तो आपका 1920 था, है ना। अभी नेक्स्ट वाला जो आएगा वो 2021 आएगा। तो जो 18-19 का सेशन था उसमें आपके पास सॉलिड स्टेट था, लेकिन सीबीएसई ने लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट हटा दिया था और डैट इज इनकी फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया था? सॉल्यूशन। अब सीबीएसई ने फिर से उसको ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन हो गया सेकेंड चैप्टर। हालांकि सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे वीडियो पढ़े होंगे, बट सॉलिड स्टेट क्योंकि सीबीएसई ने फिर से ऐड कर दिया तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? सीबीएसई में ऐड हुआ, रिमूव हुआ, फिर से ऐड हुआ, बट कंपटीशन में कभी नहीं रिमूव हुआ। कंपटीशन के भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको क्या? इसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं, क्लियर, वो मोस्टली मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपके पास यूज होंगी। तो यदि एक बार हमें वो टर्म्स क्लियर हो जाएँ तो हमें और इंटरेस्ट आएगा ऑलमोस्ट केमिस्ट्री को आगे पढ़ने में, चाहे वो इनऑर्गेनिक में कुछ टर्म्स यूज हो रही हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रही हो। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म पे आपसे बोले शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अब कन्फ्यूजन आ गया माइंड में, व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट? क्लियर? तो अब यहाँ पर ये छोटी छोटी सारी चीज़ें मोस्टली हम क्लियर करने वाले हैं। तो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आया है आपका सॉलिड स्टेट। कंपटीशन की बिहाफ से बोर्ड में भी ऐड हो गया है। अब आपका कोरोना की वजह से हो सकता है कि ये आपका फिर से रिमूव हो जाए, वो एक अलग मैटर है, बट क्योंकि कंपटीशन में है, इंपॉर्टेंस भी है इसका, तो इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा सॉलिड स्टेट मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का पोस्टमार्टम करना है, करेंगे भी आज। किसका? सॉलिड का। बात समझ में आ रही है? अब उस पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी आपके पास। क्या प्रॉब्लम? नंबर 1 ये थी कि आपके पास शुरुआत का जो पोर्शन है स्टार्टिंग का, जहाँ पर पूरे सॉलिड्स को डिस्क्राइब करना है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब उस पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को 1 बाय 1 यदि बोर्ड में लिख करके समझाया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। क्लियर? बोले उसको तो हमने क्रॉस कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि पीडीएफ बनाओ आप वीडियो की और कहीं कोने में आपकी फ़ोटो आ रही हो, उस पीडीएफ को आप समझा रहे हो, ये वाला ऑप्शन था। बट हमें क्या लगा कि स्टूडेंट्स आई थिंक उस कोने में हमसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? साथ साथ हमको आना पड़ेगा, तब जा करके उसको चीज़ें समझ में आएंगी। तो डैट इज़ द रीज़न कि वी हैव जस्ट मैनेज दिस वीडियो। यहाँ पर साइड में आपके पास नोट्स आते जाएंगे और यहाँ पर हम आपको समझाते जाएंगे। क्लियर? 1 बाय 1 आपके पास नोट्स आएंगे, टॉपिक एक्सप्लेन करते जाएंगे। जहाँ डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डायग्राम भी आ जाएगा आपके पास। क्लियर? और जो आपके पास उसमें टर्म समझाने वाली होंगी वो हम आपको हाफ बोर्ड में समझा देंगे। आई होप आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हो। क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1, दैट इज सॉलिड स्टेट। क्लियर? सो नाम से ही आपके पास क्लियर है। अब यदि बोला जाए सॉलिड स्टेट, है ना, तो अब ये स्टेट है मैटर की, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जनरली हमको पढ़ाया भी जाता है आपके पास कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, और हमको बचपन से अभी तक पढ़ाया गया है 3 स्टेट्स। हालांकि अब थोड़ा सा उसको अपग्रेड करके 5 स्टेट्स कर दिया गया, है ना। तो यदि हम बात करें 3 स्टेट्स कौन कौन सी थी, तो वो तो थी सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर? और यदि हम 4th नंबर की बात करें तो वो थी आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब वो स्टेट होती है जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है? और जो 5th नंबर पे थी आपके पास वो थी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, अल्ट्रा लो टेम्परेचर। जहाँ पर अल्ट्रा लो का मतलब समझ रहे, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर, और जब बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाएंगे तो मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है वो एज अ होल कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो 5 तो ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। और जो 6 नंबर पे आती है आपके पास वो ये है क्या? थर्मियोनिक कंडेंसेट। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक कंडेंसेट? तो ये हमारे पास होती है, बनी होती है फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो ये आपका होता है फर्मी से मिलकर के बना होता है। फर्मी का मतलब होता है जहाँ पर पार्टिकल्स का साइज कितना हो? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और यही साइज होता है किसका? न्यूक्लियस का साइज। ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज 10⁻15, एटम का साइज 10⁻10। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है ये जो स्टेट होता है, और डैट इज इसको कहते हैं क्या? फर्मियोनिक कंडेंसेट। और इसको हम एक और नाम बोलते हैं आपके पास क्या? ये होता है आपके पास सुपर फ्लूइड फेज। क्लियर? अब सुपर फ्लूइड का मतलब यही है
कि जितना पार्टिकल स्मॉल होगा तो आसानी से वो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास, इसलिए स्किप मत करिएगा, ध्यान समझिएगा। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस थी और बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट इसमें स्ट्रगल हुआ है इसको मेंटेन करने में। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास 6 स्टेट्स हो गई। 6 स्टेट्स में हमको कौन सी स्टेट पढ़नी है? पहली स्टेट दैट इज सॉलिड स्टेट। क्लियर? तो अब देखते हैं हमारे पास कि सॉलिड्स में ऑलमोस्ट क्या क्या खास बात होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हो सॉलिड में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ हमारे पास सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। अभी डेफिनेट शेप क्यों होता है हमारे पास? डेफिनेट शेप पर भी रीजन होता है क्या, कि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और दैट इज रीजन कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और जब अटैच होते हैं तो ऑलमोस्ट शेप इनका प्रॉपर रहता है। और जब शेप प्रॉपर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल कितना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखा हुआ हमारे पास सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब समझिएगा, ये भी आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आया था, एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। तो सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज द इंटरट्रैक्शन फोर्स, मतलब जो उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जब हाई है तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा, और जब वो स्पेस नहीं होगा तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। हालांकि नियरली कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट आपका वो ना के बराबर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और यदि बोला जाए कितना उनको कंप्रेस कर सकते हो तो आप ये भी समझ सकते हो 10⁻⁻⁶ टाइम्स, मतलब जो गैसेस का कंप्रेशन पावर होता है उसका 10⁻⁻⁶ टाइम, 10⁻⁻⁶ समझ रहे हो, 0.00001 सॉरी 1, इतने टाइम्स मतलब आपके पास इतना स्मॉल उसको कंप्रेशन कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो दैट इज रीजन कि सॉलिड्स आर कॉल्ड रिजिड बिकॉज द स्पेसिंग बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज वेरी लो, either negligible, as well as the force between the particles is very high, and that is the reason they are called rigid. Clear? थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं हमारे पास, सॉलिड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। हमने आपको पढ़ा दिया कि ये नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि ये कितना यदि बोल दिया जाए गैसेस की कंपैरिजन में कितना कंप्रेस होते हैं, तो 10⁻⁻⁶ टाइम्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। बात समझ में आ रही है कि मतलब जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर आपने इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जला दी या परफ्यूम डाला आपने, तो धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास कहीं पेन रखा हुआ है तो क्या पेन धीरे धीरे कहीं भी घूमने लगेगा क्या? नहीं ना, पेन जहाँ रखा वहीं रहेगा ना। क्यों? क्योंकि भैया वो फिक्स हो गया, उसका मास ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? और दैट इज इनकी वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो सॉलिड की वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है एज यूजुअल, दैट मीन्स ना के बराबर होती है किससे, ऑलमोस्ट जो भी आपका गैसेज और लिक्विड है। और लास्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का मतलब समझिएगा, जैसे आपसे बोला जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, तो आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो मतलब पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, मतलब जहाँ पर वो हैं वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए आपके पास की वॉल्यूम की वैल्यू तो कम होती है लेकिन मास की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो मास भी ज़्यादा होगा। बात समझ, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो दैट इज इनकी जो मास बाई वॉल्यूम रेशियो होता है सॉलिड्स का वो बहुत हाई होता है, और जब वो रेशियो हाई होता है तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो आइस होता है, बात समझ में आ रही है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास कम हो जाती है किसकी डेंसिटी से, जो आपके पास वाटर होता है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास? सीधा सा लॉजिक है क्या, कि जो आइस है, आइस में क्या होता है हमारे पास, ट्रैप हो जाती है क्या, ऑलमोस्ट एयर। बात समझ में आ रही है? तो सॉलिड होने के बावजूद भी वो आपका फ्लोट करता रहता है। फ्लोट क्यों करता रहता है? क्योंकि उसकी ओवरऑल डेंसिटी उस एयर जो उसके अंदर ट्रैप हुई उसकी वजह से कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और दैट इज द रीजन कि उसमें जो मास और वॉल्यूम रेशियो होता है वो आपका कम हो जाता है, और इस वजह से आपका वो उसमें फ्लोट करता रहता है। कौन? आइस। किसमें? वाटर में। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है हमारे पास कि सॉलिड्स को क्लासीफाई कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सॉलिड्स 3 टाइप में क्लासीफाई होता है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड होता है जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। क्लियर? कि मतलब उसका स्ट्रक्चर फिक्स है। डायमंड है, अब डायमंड में हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, आपने देखा होगा उसको क्या,
कि जो डायमंड में एक कार्बन होता है वो 4 अदर कार्बन्स के थ्रू अटैच होता है। कैसा? टेट्राहेड्रली। और टेट्राहेड्रली आप जानते ही होंगे क्या? देखो क्लास 11th की बहुत सारी आइटम्स यूज होने वाली है, तो आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा हमारे पास कि हाँ भी कुछ स्टार्ट हो गया। खैर कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं हम, और यही क्लास रहेगी आपके पास थ्योरेटिकल। इसके आगे की सारी क्लासेज आपके पास बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से रहेंगी। क्लियर? तो ये टेट्राहेड्रली होता है जहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका 109.5 डिग्री बनता है। बात समझ में आ रही है? तो एक कार्बन 4 अदर कार्बन के थ्रू अटैच होता है, दैट इज इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो ये फिक्स है कि हर एक कार्बन अदर 4 कार्बन के थ्रू अटैच होगा, मतलब उसकी ज्योमेट्री फिक्स है। तो जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है एमार्फस सॉलिड, जिसकी ज्योमेट्री आपके पास फिक्स नहीं होती है। एमार्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। क्लियर? इसको हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी कहानी है कि वाई एमार्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। क्लियर? बात समझ में आ रही? और लास्ट होता है तीसरा नंबर पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब होता तो ये आपका क्रिस्टलाइन है, लेकिन लगता दूर से ऐसा है कि ये एमार्फस है, तो डाउट हो जाता है लोगों को कि यार इसकी ज्योमेट्री फिक्स है कि नहीं है। क्लियर? तो तीनों के बारे में हमको पढ़ना प्रॉपर तरीके से, बाद में हम क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहला नंबर पॉइंट जो हमारे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ये भी पढ़ाया हमने आपको कि उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर? प्रॉपर ज्योमेट्री होती है हमारे पास, और उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि उनका अरेंजमेंट क्या रहता है? प्रॉपर रहता है। सेकेंड नंबर, द मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन अलॉन्ग विच दे आर मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रही है? अभी इसको हम एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सपोज करो वुड है, हम कहते हैं आपके पास ये वुड है। क्लियर? क्लियर? अब ये ट्री है सपोज करो एक आपके पास। अब इस ट्री में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है? बताइए। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है? उसके रूट के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे, यहीं पर तो होती है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उससे वैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती जाती है। तो मतलब हम यदि बोले कि यहाँ से यदि हम उसकी स्ट्रेंथ मेजर करें ट्री की, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन हम ऊपर से मेजर करें तो स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमको जिस डायरेक्शन से हम मेजर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन पे यदि प्रॉपर्टी मैच करने लगे, डिपेंड करने लगे, तो वो एनिसोट्रॉपिक है। और यदि डायरेक्शन पे मैटर ही ना करे, कहने का मतलब हम कहीं से भी इसको मेजर करें, हर जगह से इसकी स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, तो मतलब ये आपका होता है आइसोट्रॉपिक। और लेकिन यदि हम इसको मेजर करें, यहाँ से स्ट्रेंथ कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, तो वो होता है क्या? एनिसोट्रॉपिक। बात समझ में आ रही है? तो जिस डायरेक्शन पे आप मेजर कर रहे हो प्रॉपर्टीज को, यदि आपका वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी, तो वो क्या है? एनिसोट्रॉपिक। एक छोटा सा एग्जांपल इसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बोला ना क्या? तो ऑप्टिकल का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डिपेंड कर रही है, सपोज करो आप इधर से इधर जा रहे हो, इस मीडियम से रेयरेस्ट से डेंसर में जा रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, और यदि डेंसर से जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। तो यदि वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, तो मतलब वो एनिसोट्रॉपिक है। और लेकिन जब वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, कहीं से भी आप किधर ही चले जाओ, तो वो क्या हो जाता है? आइसोट्रॉपिक। बात समझ में? विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एनिसोट्रॉपिक, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन आइसोट्रॉपिक। क्लियर? और ये डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड होती है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उनका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स रहता है। जो एटम्स प्लेस किए जाते हैं वो प्रॉपर प्लेस किए जाते हैं, और इसलिए जो उनकी प्रॉपर्टीज मेजर होती है वो प्रॉपर एक डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है। आप फिगर देख सकते हो, इस फिगर में आप देख रहे होंगे ब्लू एज वेल एज जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले, क्लियर, जहाँ पर कुछ भी आपका कलर नहीं है, तो आप उसमें देख रहे होगे कि एक लाइन गई है। तो ये लाइन देख रहे होगे आपकी, एक डार्क है, एक लाइट, फिर एक डार्क, फिर एक लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, एक लाइन ऊपर से नीचे आई है, सेम कंडीशन। तो ये क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, और डैट इज कि इनको मेजर करने के लिए हमको एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एनिसोट्रॉपिक। तो इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारे पास, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक, एक्सप्लेन, तो आप उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल आर जनरली हेल्ड बाई, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी क्या है, जैसे सपोज करिए कोई सॉलिड है, अब उस सॉलिड में हमने क्या किया, ये आपके पास सॉलिड प्लेस कर दिए गए, या यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पास ये सॉलिड प्लेस कर दिए गए, स्पेसिंग नहीं है, समथिंग कुछ ऐसा। तो अब आप देखो ज़रा हो क्या रहा है, ये जो स्पेस होता है ना, जहाँ पर आपके पास जैसे ये सॉलिड है, तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है
कि जो स्मॉलेस्ट एटम होता है उसको एज्यूम किया गया स्फेरिकल होता है, तो ये स्फेयर आपके प्लेस कर दिए गए। अब जब स्फेयर प्लेस कर दिया जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जहाँ पर 4 स्फेयर टच करेंगे तो बीच में स्पेस रहेगा, उस स्पेस को बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं आपके पास? वाइड। बात समझ में आ रही है? तो ये स्पेस इतना खाली रहता है, इस स्पेस को आगे हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पास, बोरिंग मत समझिएगा कि आप बोरिंग है। क्लियर? आप थोड़ा सा डिटेल तो जाओ, सॉलिड तो सबको ही जानता है लेकिन उसके अंदर है क्या वो तो समझो आप। तो वही ना, एक बार पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ना आएगा चीज़ों को आपको। खैर, तो क्या था हमारे पास यहाँ पर कि जो स्पेस है ये कभी कवर अप नहीं हो सकता, हालांकि अलग अलग पैकिंग पे स्पेस कम किया जा सकता है। तो ये जो स्पेस होता है यही रीजन होता है कि सॉलिड्स कभी भी मूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जिसको बोलते हैं अप डाउन मोशन, मतलब वाइब्रेट करना। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द रीजन कि सॉलिड्स खुद अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है आपके पास, देख सकते होंगे। यस, हाँ, तो ये आपका हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और वही चीज़ तो हमें समझानी थी आपके पास, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अब शार्प का मतलब समझ में आ गया आपको। शार्प का मतलब होता है कि जैसे फिक्स, जैसे बोल दिया वाटर है तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बोला जाए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? फिक्स है ना, कि मतलब ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कोई इम्प्योरिटी आपकी कंबाइन ना कराई जाए। तो प्योर फॉर्म में तो फिक्स रहता है। तो दैट इज द रीजन कि वही आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ भी होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्लियर? और इसी में एक और टर्म यूज होगी जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यदि सपोज करो आपके पास डायमंड है, अब डायमंड में कार्बन यदि ऐड कराते जाओ ना आप, तो उसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा और सारा रेगुलर अरेंजमेंट में होगा, ऐसा नहीं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट उनमें आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? सो डैट इज़ द रीजन यहाँ पर कि जो भी आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली फिक्स रहती है। तो यदि बोला जाए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, वो आपका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इसी में आपके पास कैंसिल आउट। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं। अब आपने सोचा होगा NaCl, तो होता क्या है उसमें? NaCl में Na होता है, Cl होता है। क्लियर? लेकिन आप इसमें बोर्ड में स्ट्रक्चर देख पा रहे हो NaCl का, ये एक जो Na होता है, एक सोडियम एटम मतलब Na+, 6 क्लोरीन के थ्रू अटैच रहता है। अब आप बोलो सर बोर्ड में तो 4 ही दिख रहे हैं, तो 4 तो दिख गए आपके पास, Na और ऊपर Cl, नीचे Cl, इधर Cl, इधर Cl। एक Na के जस्ट पीछे Cl होता है और Na के एक जस्ट ऊपर Cl होता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? 2D। 2D का मतलब होता है जहाँ पर डेप्थ ऑब्जर्व ना हो। एक आपका Cl होगा Na के पीछे और एक Cl होगा आपका Na के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ Cl कितने होते हैं? 6। और आगे आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ Cl पे, डैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आया कुछ चीज़ें कि NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और 6 क्लोरीन एटम्स के थ्रू अटैच रहता है। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं आपके पास कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉर्म करता है, डैट मीन्स इनकी ज्योमेट्री आपकी फिक्स रहती है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं आपके पास। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास, क्या कि जो आपके पास ई सॉलिड होता है तो उसका जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसा रहता है हमारे पास? प्रॉपर रहता है, और इसीलिए हमने उसको बोला क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास ऑलमोस्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब जैसे सॉल्ट है ना, अब सॉल्ट को यदि आप थोड़ा सा हैमर करो, यदि आपने ऑलमोस्ट वो वाला सॉल्ट देखा हो जो रॉक सॉल्ट टाइप होता है, तो हैमर करो तो आपने देखा होगा एक स्मूथ सरफेस फॉर्म हो जाती है क्लीवेज होने के बाद। क्लीवेज का मतलब ब्रेक होने के बाद। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जिस डायरेक्शन से आप ऑलमोस्ट फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन पे हमारे पास एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। स्मूथ सरफेस क्यों मिल रही है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट क्या है? फिक्स है। और यदि अरेंजमेंट फिक्स ना होता तो कोई भी रेगुलर डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब ब्रेक डाउन। क्लियर? सो यही केस हमारे पास डायमंड के साथ भी एग्जिस्ट करता है। यदि उसमें भी आप यही चीज़ फॉलोअप करें तो सेम प्रॉब्लम हमारे पास कंसिस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा आपके पास कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री फिक्स रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके एनिसोट्रॉपिक होते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा पॉइंट, जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं
उनका अरेंजमेंट रेगुलर रहता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, मतलब फिक्स रहता है। पांचवा पॉइंट हमारे पास कि जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इनका ये 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर, जैसे आपने देखा सोडियम में कि सोडियम 6 क्लोरीन एटम्स के थ्रू अटैच था। लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जिस डायरेक्शन से आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका एक स्मूथ क्लीवेज प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आ जाते हैं आपके पास अमारफस सॉलिड में। अमारफस का मतलब ये होता है नो फॉर्म, मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हो ही ना, तो उसको हम बोल देंगे क्या, अमारफस। अच्छा, इसमें होता क्या है हमारे पास, इसमें ये होता है कि जैसे सपोज करो सॉलिड्स होते हैं, अब उन सॉलिड्स को यदि आप हीट करते जाओ तो ये सॉलिड धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना विस्कोसिटी लूज करते जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे आपके पास एक सपोज करिए ग्लास है, अब उस ग्लास को यदि आप हीट करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो पहले तो ग्लास थिक होता है, धीरे धीरे वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड और थिन होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लिक्विड और थिन होता जाएगा। तो जो विस्कोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास टेम्परेचर पे। और भी फैक्टर्स होते हैं, मोस्टली आपका टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। कहने का मतलब कि जो ग्लास पहले सॉलिड फॉर्म में था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आ रही? तो इनको हम स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, समझ सकते हो आप उसको, कि स्यूडो का मतलब होता है हमारे पास, स्यूडो का मतलब होता है हमारे पास फॉल्स। फॉल्स का मतलब समझ सकते हो, झूठा, जो होता ही नहीं कभी। तो आप समझो कि अमारफस सॉलिड्स, नाम क्या है सॉलिड का, लेकिन आपका वो कन्वर्ट किस में हो गया, लिक्विड में ना। ग्लास किस में था, सॉलिड में ही ना था, लेकिन जब टेम्परेचर प्रोवाइड कराया तो आपने किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो इसका मतलब आपके पास वो सॉलिड में नहीं था, लिक्विड में था। तो ये आपके पास इसलिए इनको बोला था स्यूडो सॉलिड्स, क्योंकि झूठे सॉलिड होते हैं। झूठे का मतलब होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? तो अमारफस से क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे और भी सॉलिड्स होते हैं जिनको आप यदि हीट कराते जाओ, हीट कराने के बाद यदि कूल कर दो तो पॉलीमराइज हो जाते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। दैट इज जिनकी दे आर कॉल्ड अमारफस सॉलिड्स। अमारफस सॉलिड्स में ये आपके लिए पहला पॉइंट देखना चाहें तो फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, सीधा सा लॉजिक, कि इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई भी इनका ज्योमेट्रिकल शेप आपका नहीं होता। एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहो तो ग्लास हो जाएगा, रबर हो जाएगा, आगे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वुड हो जाएगा। तो ये सारे अमारफस सॉलिड्स हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेम कंडीशन कि अब जब इनका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई ज्योमेट्री नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है हमारे पास। तो दैट इज कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट होता है उसके मेजरमेंट के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तब पड़े ना जब हमारे पास एटम सारे ऑलमोस्ट प्रॉपर प्लेस्ड हो और यहाँ पर डायरेक्शन कोई है ही नहीं, तो चाहे इधर से मेजर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो दैट इज कि दे आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। लॉजिक समझ में आ गया? आइसोट्रॉपिक का मतलब जिसमें डायरेक्शन की नीड हमको नहीं पड़ती। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पॉइंट हमारे पास सिंपल सा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिखा जाता है कि वाई ग्लास और ग्लासेज आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बात समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पास पूछा भी गया है कि ग्लासेस को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अभी हम आपको बताया कि जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे ग्लास क्या होगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो है क्या वो सॉलिड? बात समझ में आ रही है? लेकिन वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो उसका रेट है कन्वर्ट होने का लिक्विड में वो और फास्ट होता जाएगा। और दैट इज रीजन कि दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो लॉजिक याद रखिएगा क्या, कि जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी वो आपके पास टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे पास, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है कि सेम लॉजिक जो हमने आपको बताया था कि जब आप इसको हैमर करते हो तो हैमर करने पर, जैसे सपोज करिए हमारे पास, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कॉर्नर पे हैमर किया गया है। अब कॉर्नर पे हैमर करने से वो जो स्प्लिट हुआ है कॉर्नर से ही ब्रेक हो गया। यहाँ पर कोई स्मूथ क्लीवेज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई उसमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो जब अरेंजमेंट नहीं है, हिट किया गया, तो वहीं से आपका वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास? यहाँ पर आप देख लो इसको विस्कोसिटी SITY। ओके, नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आ जाएगी हमारे पास। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये काफ़ी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में।
जैसे आपने बोला जाए कि सल्फर जो होता है वो उसका एलिमेंटल फॉर्म क्या है, सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म, तो यस सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म है एसिड, है ना, इसको हमने भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, यस क्राउन टाइप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पकड़, तो ये समथिंग कुछ ऐसा होता है आपके पास, है ना, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर 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 सल्फर, तो ये क्राउन टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, पकड़ स्ट्रक्चर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल सर क्राउन कहाँ से, बोले देखो ना यहाँ पर, यहाँ से पहना जाता है खैर बात समझ में आ रही। तो ये जो एसिड होता है ये कैसा होता है आपके पास, क्रिस्टलाइन होता है, लॉजिक समझ में आ रहा है। ये आपका क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स रहती है, आपने देखा भी ज्योमेट्री कैसी है। लेकिन यदि हम इसको हीट करें, है ना, और हीट करने के बाद यदि दूसरे एसिड के साथ मिला दें, मतलब यही आपका एसिड है और दूसरे एसिड मॉलिक्यूल के साथ मिला दें, तो ये फॉर्म करता है हमारे पास क्या, एसिड एसिड जब कंबाइन हो जाएंगे तो वहाँ से फॉर्म होता है सल्फर हेलिक्स। क्या फॉर्म होता है हमारे पास, सल्फर हेलिक्स। और ये सल्फर हेलिक्स जो होता है, अब ध्यान से देखो, ये क्रिस्टलाइन ये क्रिस्टलाइन, लेकिन कंबाइन होने से जो फॉर्म हुआ वो एमार्फस होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और सबसे खास बात, यदि आप इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए रख दो, है ना, कि सेवरल डेज के लिए यदि आप इसको रख दो आप रूम टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रोम्बिक सल्फर में, रोम्बिक सल्फर में। और ये रोम्बिक सल्फर कैसा होता है हमारे पास, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान समझो, पहले ये क्रिस्टलाइन था, लेकिन जब हीट करके दूसरे सेम एटम के साथ कंबाइन कर दिया गया तो ये फॉर्म हो गया क्या, सल्फर हेलिक्स। सल्फर हेलिक्स कैसा होता है, एमार्फस, उसका कोई शेप नहीं होता। लेकिन वही सल्फर हेलिक्स यदि कुछ दिनों के लिए रखा रहने दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो वो आपका वापस रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। रोम्बिक सल्फर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, याद आ रही। तो इसलिए आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि वो रोम्बिक सल्फर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, एमार्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, क्रिस्टलाइन। यदि बोला सल्फर हेलिक्स तो एमार्फस, यदि बोला जाए सल्फर मॉलिक्यूल तो आपका क्रिस्टलाइन। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे हमारे पास आते हैं। तो बड़ा सिंपल से लिखा हुआ है, एक ऐसा सब्सटेंस आपको वहाँ पर देखना है जो सब्सटेंस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। किसमें, ये आपके पास एमार्फस भी आ जाए और क्रिस्टलाइन भी आ जाए। तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास होता है सिलिका, है ना, SiLiCa। इस सिलिका जो होता है ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SiO2। पहला जो फॉर्म होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर देख सकते हो आप, फर्स्ट नंबर होता है एमार्फस सिलिका, एमार्फस सिलिका। और दूसरा नंबर क्या होता है, क्वार्ट्ज। तो अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है क्रिस्टलाइन कौन सा होगा। तो पहला वाला क्रिस्टलाइन होता है, दूसरा वाला पहला वाला एमार्फस, दूसरा वाला क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। अच्छा, जब ये आपका एमार्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, तो ऑब्वियस बात है क्रिस्टलाइन के पास फिक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, लेकिन इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा, हालांकि टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट इसका भी होता है, इसका भी होता है ना, कुछ ऐसा हमारे पास SiO4 4-। ये जो हमारे पास होता है सिलिकेट, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो अटैचमेंट करता है, तो सेम आपके पास टेट्राहेड्रली इसमें भी होता है। टेट्राहेड्रली का मतलब एक सिलिकॉन आपके पास 4 ऑक्सीजन्स के थ्रू अटैच है, ऐसे आपके पास ये चेन और बढ़ती चली आ रही है। तो जो इसके साथ अरेंजमेंट शो करता है टेट्राहेड्रली, वो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म करता है और इसमें वो पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमराइज का मतलब समझते हो आप, पॉलीमराइज का मतलब होता है जैसे आपका इथीन है ना, इथीन तो आपने अब 11th में तो पढ़ा ही होगा। बोले सर 11th में कहाँ पढ़ा हमने, खैर देख लो। तो ये इथीन है ना। अब इथीन में यदि हमको और अटैचमेंट कराना है तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उस एक इलेक्ट्रॉन में एक और CH2 ऐड करा सकते हो भाई, ऐसे ये आपके पास समथिंग कुछ ऐसी होगी। अब एक CH2 इसमें अटैच करा दो, फिर ऐसे आपके पास और बढ़ाते चले जाओगे। तो ये जो इथीन होते हैं जब बहुत बार मिला देते हो, पॉली का मतलब समझ रहे हो, पॉली का मतलब बहुत, मैनी, है ना। तो वही इथीन पॉली टाइम्स जब कंबाइन होता है तो पॉलीथीन फॉर्म कर देता है। बात समझ में आई आपके पास। तो वही रीजन होता है पॉलीमराइज। पॉलीमराइज का मतलब कोई फिक्स इसका स्ट्रक्चर शेप नहीं होता, कंबाइन होना होता बस, तो वो तो हो ही जाएगा आपके पास। क्लियर। तो पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे आप कि इट इज़ वेरी लाइट फ्लफी वाइट पाउडर। फ्लफी तो समझते हो ना, जो पाउडर आप लगाते हो कैसा होता है, बहुत चिकना चिकना होता है ना, तो वही बोला गया फ्लफी एंड वाइट पाउडर। दूसरा बोला गया हमारे पास द SiO4 4- टेट्राहेड्रली आर रैंडमली ज्वाइंट टू गिव पॉलीमेरिक चेन्स। कोई इनका फिक्स आपके पास शेप
नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है अमारफस सिलिका हीटिंग, मतलब इनको जब हीट कर दो तो ये आपके पास ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाते हैं, और जब आप उनको कूल होने के लिए रख दो तो ऑलमोस्ट आपका कंबाइन होकर के एक सॉलिड फॉर्म कर देते हैं, और इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिर आपके क्वार्ट्ज में देख सकते हो, क्वार्ट्ज में पहला तो हमने बताया आपको क्रिस्टलाइन नेचर होता है, दूसरा आपका ये भी बताया कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, टू गिव नेटवर्क सॉलिड। अब नेटवर्क सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। नेटवर्क सॉलिड का मतलब होता है जिसमें अटैच कराते लोग, जैसे आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कोई आपके पास सिम है तो आप उसमें नेटवर्क आता है, तो नेटवर्क के लिए कितने सारे पोल्स लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आपके पास एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो वही रीज़न यहाँ पर भी है, नेटवर्क सॉलिड का मतलब कि वो इंक्रीज करता जाए। तो ये था हमारे पास अमारफस। अमारफस में हमने क्या पढ़ा आपके पास, अमारफस में हमने पढ़ा कि जहाँ पर कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है, अमारफस आइसोट्रॉपिक होते हैं, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अमारफस में हमने पढ़ा सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं ग्लास को। अमारफस में हमने ये भी पढ़ा कि विस्कोसिटी इन्वर्सल टेम्परेचर के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होती है। हमने ये भी पढ़ा कि जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन से ब्रेकआउट होगा, बाकी और कहीं ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ हमें स्मूथ क्लीवेज नहीं मिलेगा। हमने ये भी पढ़ा क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज का मतलब कि ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक आपके पास इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रह सकता, और डैट इज रीजन कि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्लियर। फिर हमने आपके पास पढ़ा कि सल्फ़र कैसे वर्कआउट करता है, सल्फ़र, सल्फ़र हेलिक्स और रोमिक सल्फ़र। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसा सब्सटेंस, ये भी पूछा गया कई बार MCQ, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्रिस्टलाइन भी होता है, अमारफस भी होता है, तो क्या बोल सकते सिलिका। अमारफस फॉर्म क्या है, अमारफस सिलिका, और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, क्वार्ट्ज। उसमें कौन सा आयन आपके पास टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट करता है, SiO4 4-। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमने इतना पॉइंट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद, तो अब आ जाते हैं हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉली का मतलब बहुत सारे, और क्रिस्टलाइन का मतलब तो आपको पता ही है। तो जैसे मेटल पाउडर है कि बहुत सारी मेटल्स हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस करके उनको कंबाइन करा दिया गया, तो पाउडर फॉर्म में दिखने लगी। दूर से कोई देखेगा तो क्या दिखेगा, उसको पाउडर ही ना दिखेगा। तो पाउडर का क्या कोई फिक्स शेप होता है, नहीं होता है। चाहे जिस शेप में आप जिस कंटेनर में डाल दो उसी से कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो लगेगा कैसा कि उसका कोई शेप ही नहीं है। लेकिन जब उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो बने तो सारे मेटल से ही है ना, सारे मेटल से ही ना बने। तो जब सारे मेटल से ही बने हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मेटल का तो फिक्स शेप एंड साइज होता है, फिक्स ज्योमेट्री होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उस पाउडर के फिक्स ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो आपके पास है सब्सटेंस, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम ना होंगी। तो डैट इज कि वो लगते एपियर कैसे होते हैं, अमारफस होते क्या है, क्रिस्टलाइन। बात समझ में। तो यदि इसी को एक और टर्म पे बोला जाए, बात समझ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या, कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच एपियर्स टू बी आइसोट्रॉपिक। नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, विच सामने आ भी जाएगी, विच एपियर्स टू बी आइसोट्रॉपिक बट एक्चुअली दे आर एनिसोट्रॉपिक। बात समझ में आ रही है कि आइसोट्रॉपिक का मतलब कि उसमें ऐसा लगता है कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उनमें ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आया आपके पास, ओके क्लियर। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, मेटल पाउडर। अब आ जाते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो पहला हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर का मतलब ही बड़ा सिंपल सा है ना, कि पोलर में मतलब यही हो गया कि आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डायपोल एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब हम आपसे बोलते हैं HCl है, HOCl, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो 11th में आपको पढ़ाया गया है कि डायपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा लगता है, जिस तरफ एरो होता है वो नेगेटिव होता है, और जिस तरफ टेल होता है वो पॉजिटिव होता है। टेल पॉजिटिव लगा है ना, पॉजिटिव देखो, ये देखो पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज अ रीजन कि जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो आपका पोलर होता है, और जहाँ नहीं करता वो नॉन पोलर होता है। इसके और एग्जांपल करना चाहो तो देख लो, हमारे पास जैसे H2O बोला गया है, तो ऑक्सीजन ये हो गया है
समथिंग कुछ ऐसा। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तो रिजल्टेंट इसका किधर चला जाएगा? जो इसका डायपोल का रिजल्टेंट, जब ये दोनों ऐड होंगे तो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? ऊपर। तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास ये कैसा है? पोलर है। यदि हम बात करें आपके पास SO2 की, यू गैस यहाँ पर हो गया O, और यहाँ पर हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब डायपोल की डायरेक्शन किधर जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? तुम्हारा कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है। ऐड करने का, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, 11th में पढ़ाया गया होगा आपको, ऐसे मत घूरो हमें। खैर, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो डायपोल की डायरेक्शन किधर जाएगी? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या है? पोलर है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलो सर नॉन पोलर का भी तो एग्जाम्पल दे दो। तो देख लो भाई, नॉन पोलर का देख लो, जहाँ पर सेम हो, जैसे H2 है ना, फिर आपके पास जैसे Cl2। बोलो सर इनमें मज़ा नहीं आ रही। चलो खैर देख लो ज़रा इसको, जैसे लिखा हो CCl4। सारी चीज़ों का व्यवस्था है यहाँ पर। देखिएगा आप, जैसे CCl4 कुछ ऐसा बना होता है हमारे पास, है ना। तो अब आप देखो ज़रा, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की। तो डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी, इसमें डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी, इसमें डायपोल की डायरेक्शन ऊपर होगी, इसमें डायपोल की डायरेक्शन नीचे होगी। तो अब आप देखो, ये सेम एटम्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट कर जाएगा, ऐसे ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना डायपोल इधर है इस साइड, उतना उधर है पॉजिटिव साइड। जितना इधर है अपवर्ड, उतना नीचे है डाउनवर्ड। एटम्स आपके सेम है। जब एटम्स डिफरेंट होते हैं तब कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जब एटम्स सेम होते हैं तो आप पूरी डायरेक्शंस के डायपोल की डायरेक्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा, ये इसके साथ आपको 0 दे देगा। तो मतलब CCl4 क्या हो जाएगा आपके पास? नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ डायपोल की डायरेक्शन एग्जिस्ट करे वो आपका पोलर, और जहाँ ना करे वो आपका नॉन पोलर। जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा रहता है? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कभी डायरेक्शन लग ही नहीं सकती कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो ये चीज़ हमको समझनी थी प्रॉपर तरीके से। अब इसी में यदि हम और एग्जांपल आपको समझाना चाहें तो आप देख लो CHCl3 है ना, CHCl3 या CH3Cl, जो भी आप लिखना चाहो। तो आप इसमें देख लो क्या, कि जब इसका डायरेक्शन आप बनाओ, स्ट्रक्चर कुछ और बनता है, हम तो ऐसे बनाए दे रहे हैं आपको, समझने कुछ ऐसा। देखना आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखो यहाँ पर लॉजिक कुछ ऐसा है कि ये वाला तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। बात समझ में आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन में आपका ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों ऐड अप करके हमारे पास उसको और ज़्यादा पॉजिटिव प्रोवाइड करा देगा, इसलिए हमारे पास ये उसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और जब कैंसिल आउट नहीं करेगा तो जो डायरेक्शन है डायपोल की वो नीचे हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा? पोलर। तो जहाँ पर आपके पास डायपोल की डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाए वो आपका नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है? और जहाँ पर कैंसिल ना हो वो पोलर। बात समझ में? और कैंसिल होने का लॉजिक समझिएगा हमारे पास, जब सेम एटम्स होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट होगा, लेकिन यदि एटम्स अपोजिट हैं, है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, तो फिर आप ये मत सोचना कि हमारे पास इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ 0 दे देगी। 0 वो तभी देगा जब आपके पास उनकी डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट हैं और सेम एटम्स में है। क्लियर? खैर आगे तो पहला हमने क्या पढ़ा, आपका सामने देख रहे हो गया। फर्स्ट नंबर आपके पास आ गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है क्या? लंदन फोर्स, है ना, हमने पढ़ा भी हुआ था क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में, वीक डिस्पर्सन फोर्स। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में सेम कंडीशन, सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आप बोलो सर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन पोलर पोलर है सर, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो ये तब करता है जब इसमें आयंस हो, और प्योर वाटर कभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही? तो डोंट बी कंफ्यूज कि H2O आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या करता है? बॉन्डिंग फॉर्म कर देता है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप देख सकते हो H2O हमने अभी भी पढ़ा है आपको। वोलाटाइल तो आपको पता ही है। आयनिक सॉलिड्स में रहते हैं, बहुत सीधा सा लॉजिक है।
आयनिक सॉलिड्स का मतलब यही कि जो आयंस से मिलकर के सॉलिड फॉर्म हुए। और एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा हमारे पास कि जो आयंस के बीच का फोर्स होता है ना, वो सारे फोर्सेस से बहुत स्ट्रांग होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रांग कूलाम्बिक फोर्स। फिजिक्स में आप पढ़ोगे क्लास 12th में कूलाम्स लॉ, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या, कूलाम फोर्स, है ना। तो ये इतना स्ट्रांग फोर्स होता है हमारे पास, कौन, जो आयंस के बीच में लगता है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है, क्या कि आयंस के बीच में इतना स्ट्रांग फोर्स लगता है, लेकिन फिर भी हम कॉमन सॉल्ट को जब थोड़ा सा भी हैमर कर दें, कॉमन सॉल्ट समझ रहे हो ना, जो पीसेस की फॉर्म में आता है। अब ये मत सोचो जो पैकेट में आता है, बोले सर वो तो ऑलरेडी इतना छोटा होता है उसको कहाँ ब्रेक करेंगे हम, जो पीसेज में आता है हमारे पास। तो जब आप उसको थोड़ा सा भी हैमर करो, पीसेज में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पीसेज में, बड़ा पीस छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाता है। क्यों भाई, फोर्स तो इतना स्ट्रांग था। फिर ऐसा क्या हो गया जिससे आपने उसको हैमर किया तो तुरंत ब्रेक हो गया। क्वेश्चन जनरेट होता है, लॉजिक समझ में आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे सामने। तो इसमें होता क्या है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि एक सोडियम 6 क्लोरीन एटम्स के थ्रू सराउंडेड होता है। तो जब आप हैमर करोगे तो जो सेम चार्जेज होते हैं वो एक तरफ आ जाते हैं, और सेम वाले एक तरफ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास आ जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव पास पास आ जाएंगे। तो जब नेगेटिव नेगेटिव पास पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि हमने पढ़ा सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो सेम चार्जेस जब रिपेल करते हैं तो दैट इज द रीजन कि जैसे हैमर किया आपने, चार्जेस सेम जो आपके पास साइन के होते हैं पास पास आ जाते हैं, रिपेल करते हैं, और इसलिए वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के बावजूद भी ब्रेक कर जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या हो गए, जिनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स। हार्ड एंड ब्रिटल, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटल का मतलब हमारे पास यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को हैमर करें, है ना, हमने पढ़ा था ना, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। तो हैमर करने पर वो आपका ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, ब्रिटल। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इनके बीच में, तो इसलिए आपके पास इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब जैसे कॉमन सॉल्ट है कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि वाटर में मिला दिया तो पूछो मत फिर आप, तो फिर वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ से फिर Na+ और Cl- आयंस आपके पास वहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेटालिक सॉलिड्स। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मेटालिक का मतलब समझ लो केवल मेटल का सॉलिड। तो दैट इज एन फिगर में आप देख पा रहोगे पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास चार्जेस है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ही शो कर रहा है मेटल को, क्योंकि मेटल तो कभी नेगेटिव चार्ज होती नहीं। इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कर्नल्स, KERNALS। बात समझ में आ रही। तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के थ्रू हमारे पास अटैच रहते हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है हमारे पास वो बहुत हाई होती है। ये जो कर्नल्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है हमारे पास वो बहुत हाई होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली मूवमेंट कर रहे होते हैं हमारे पास। तो वही आपके पास यहाँ पर देख सकते होगे कि इनका जो डीलोकलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास थ्रू द क्रिस्टल, एंड दैट इज हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कि मतलब जब आपके पास इतना फास्ट मूव करेंगे तो जो आपके पास हीट एनर्जी वही प्रोड्यूस होगी, और इनका मूवमेंट फास्ट होगा तो कंडक्टिविटी भी वहाँ से क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड नंबर हैव लेसर, वो तो हमने पढ़ा हुआ है, मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। और लास्ट हमारे पास है मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जब आप उसको हैमर करें, हैमर करने के बाद थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए लेकिन ब्रेक ना हो, जैसे एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है, क्लियर। जिसमें बर्गर पैक करा के लाते हो आप, तो बर्गर में क्या होता है आपके पास, एल्यूमिनियम फॉइल लगाता है, तो भैया क्या एल्यूमिनियम मेटल ही ना है, उसको थिन शीट्स में कितना कन्वर्ट कर दिया गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे आपके पास हम बोल सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है ना। और लास्ट पॉइंट हमारे पास सिंपल सा डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब कि जैसे आपने देखा हो कॉपर वायर, अब वायर का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट उसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते जाओगे वो स्ट्रेच होता जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, हालांकि थिन होता जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। बात समझ में आ रही। तो मेटालिक सॉलिड समझ में आ गया। इसमें एक टर्म याद रखनी थी क्या, कर्नल, KERNEL, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी और जो भी आपका करंट फ्लो है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास है कोवेलेंट सॉलिड्स। सीधा सा लॉजिक अभी हम पढ़ा के गए थे आपको। कोवेलेंट का मतलब यही होता है, जैसे हमने पढ़ा ना बॉन्ड्स में
कि भाई आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवैलेंट फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट वन साइडेड बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट हमारे पास सॉलिड्स होते हैं जैसे डायमंड, अब डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के थ्रू अटैच होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करके जितना ऐड करते जाओ उतना ऐड होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? डायमंड और कार्बन में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या होता है? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के थ्रू अटैच होता है, तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं, बचता नहीं है, तो इसलिए वो कंडक्टिविटी नहीं करता है। लेकिन यदि आपके पास ग्रेफाइट है तो एक कार्बन 3 कार्बन के थ्रू अटैच होता है, तो वो जो एक हमारे पास बचता है तो वो आपका कंडक्टिविटी कराता है। तो डैट इज रीजन कि आपका ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है और उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। दोनों नेटवर्क सॉलिड है, इनको बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल, GIANT। जायंट मतलब विशाल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो आपका कंटिन्यूसली अटैच होकर के कार्बन हमारे पास लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करता जाए। और इनकी प्रॉपर्टीज पे चले जाओ तो हार्ड एंड ब्रिटल, सीधा सा लॉजिक है। अब आप बोलो सर डायमंड तो टूट नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रिजिड अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिस पे आप फोर्स लगाओ ब्रेक ना हो। तो बोलो सर फिर रिजिड कहाँ से आ गया? रिजिड सिर्फ आपका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि फिजिक्स में एज्यूम कर सको, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए एज्यूम कर सको कि हाँ हमारे पास इसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही? बोले सर आपको फिजिक्स बहुत आती है। खैर, कंसंट्रेट ऑन केमिस्ट्री। आगे देखिए हमारे पास इंसुलेटर्स, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, ये आपका कंडक्टिविटी करता है, जो आपका ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचता है। नेक्स्ट, तो यहाँ से आपके पास ये पूरा फिनिश हो गया जहाँ से हमको पढ़ना था। अब हम इसके बाद इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो पढ़ा आपका, हमने पढ़ा सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद अमार्फस सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ से हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया आपके पास। मोस्टली क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं, डायग्राम्स के थ्रू भी समझ ली हैं चीज़ें हमने, आप उसको रिवाइज करिएगा। और यहाँ से ये पोर्शन आपका फिनिश होता है थ्योरेटिकल वाला। अब इसके बाद हारेंगे थोड़ा सा थ्योरी रहेगी, बट उतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं रहेगी जितना आपको प्रॉब्लमेटिक हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? अभी क्रिस्टल लैटिस वही लैटिस है जो ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, तो वो किस शेप में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, किस शेप में लाई करते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस। तो ये हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ब्राविया लैटिस हमको पढ़ना है अच्छे से। तो अब नेक्स्ट क्लास से आपका ये जो आपका थोड़ा सा बोरिंग था, आई थिंक, हमें लगता है, आई थिंक हमने ऐसा फील नहीं होने दिया आपको, बट होप नेक्स्ट क्लास में आपको और चीज़ें अच्छी से फील आएंगी। क्लियर? सो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। बेसिक था, आगे की क्लासों में काफ़ी यूज होने वाला है, आगे की चैप्टर्स में। ओके, टिल देन एंजॉय एंड बी मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।